मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से हेडिंग लिखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक का क्या मतलब है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है। सब लोग गूगल मैप यूज करते हो आजकल, सबको पता है। अगर आपसे बोलें कि आपकी जो लोकेशन है वहाँ के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप क्या बताते हो? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताते हैं या नहीं? ऐसे ही आता है एड्रेस आपका। तो यहाँ से एक जीके का क्वेश्चन उठता है कि भारत की जो सीमा है, भारत अपना इस तरीके से है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये सॉरी इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो ये जो अपना राजस्थान चल रहा है, फिर ऐसे करके और ऐसे नॉर्थ ईस्ट लेके साउथ लेके गुजरात और फिर ये राजस्थान। तो एक्सट्रीम वेस्ट में अपने कोऑर्डिनेट क्या है, एक्सट्रीम ईस्ट में अपने कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों आपको पता होने चाहिए। एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ अपने कोऑर्डिनेट क्या है, यानी अपना जो देश है उसके चारों कोऑर्डिनेट्स आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एक्सट्रीम वाले आपको पता होने चाहिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन जीके में आया है। तो मैथ्स के साथ साथ मैं आपकी क्या तैयार करवा रहा हूँ, जीके भी तैयार हो रही है। चलिए, तो मैथ्स के अंदर कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, देखिए ये हमारे सामने ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसमें ये जो साइड है इसको हम बोलते हैं कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अपना जो कोऑर्डिनेट है वो दो एक्सिस पे ही चलता है, एक्स और वाई। इसको 2D बोलते हैं, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 3D में एक और एक्सिस आ जाती है जेड, वो फिर आपका दिमाग खाली हो जाता है वहाँ, वो 11th और 12th में आती है। अपना काम सिर्फ 2D पे काम करने का, ठीक है। 2D एक्सिस है ये, तो ये एक्सिस है यहाँ पे एक्स और वाई, जेड की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। चलिए, इधर अगर x पॉजिटिव मानते हैं, इस साइड में x को हम माइनस, y ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर ये चीज। और ये जो पॉइंट है सेंटर में जो आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। के कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, 0,0। इतना बनाइए फटाफट। देखिए, ये 4x4 का मैंने ग्राफ बनाया आपके सामने। और यहाँ पे सबसे पहली चीज अपने को सीखनी होती है कि प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट, कि एक पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाए। कोई मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, इस ग्राफ में आपको प्लॉट करना है कि कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट की बात हम ट्रिग्नो में भी कर चुके हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। कोई भी पॉइंट होता है, जैसे मान लो मैंने बोला ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,3। इसका मतलब पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। हमेशा कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, इसको x समझना है, इसको y समझना है। तो यहाँ बोल रहा है 2,3। अब क्वाड्रेंट से पहले समझ लीजिए, देखिए इधर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में बताइए माइनस प्लस, तीसरे में बताइए, और चौथे में बताइए। x यहाँ पे प्लस है, y यहाँ पे माइनस, ऐसे। अब देखिए 2,3 मुझे पॉइंट लगाना है कि a पॉइंट मेरा है 2,3 कहाँ पे होगा। देखिए, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे मुझे कि 2 कहाँ दिख रहा है आपको। पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, x पे चलिए 2 तक चले गए, फिर यहाँ से y की तरफ चलना अपने को 3, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना अपना, ये पॉइंट हमारा क्या बन गया है, a बन गया है 2,3। इसी तरीके से आप मुझे बताइए फटाफट, अगर मैं आपसे पूछूं कि बी पॉइंट है 3,-4, बताइए बी पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको। पहले तो सोचिए कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ऐसा किस में हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉइंट पे कैसे जाएंगे, देखो एक्स की वैल्यू 3 है, तो 0 से चलना है, 3 तक जाइए, फिर वाई की माइनस वाई की तरफ 4 तक चलिए। ये हम चले यहाँ कहीं आगे, ये पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार इतना लिखिए, फिर कुछ क्वेश्चन और करते हैं।
चलिए अब एक बड़ा सा ग्राफ बना लीजिए 6x6 का। सब लोग बना लो अपनी कॉपी में। ये 6x6 का हमारा ग्राफ हो गया है। मैं 5 पॉइंट्स की वैल्यू बोल रहा हूँ, फटाफट बताइए ये पांचों पॉइंट कहाँ कहाँ बन रहे हैं। ये ग्राफ में बनाने हैं आपको। चलिए पांचों पॉइंट फटाफट इस ग्राफ में डिनोट कर दीजिए, ए बी सी डी पॉइंट लिख दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, ए से बी को जोड़िए, बी से सी को जोड़िए, सी से डी को, सबको लाइन से मैच कराइए। ए से लेके ई तक कैसा डायग्राम बन रहा है बताइए। बना लिया क्या सबने? चलिए देखते हैं। ए है 3,3, देखिए ये 3 है, ये 3 है, तो ए कहाँ बना अपना, यहाँ कहीं बना। बी है -4 2, पहले -4 गए फिर 2 पे गए, तो यहाँ बना अपना सी। सी है अपना -3 -4, ये -3 और ये हो गया -4, ये बन गया सी। डी है 5, -2, 1 2 3 4 5 और -2 यहाँ चले गए, ये हो गया डी। और ई है अपना 6,4, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये अपना बन गया ई। अगर सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ता हूँ, ए से बी को जोड़ा, बी से सी को जोड़ा, सी से डी को जोड़ा और डी से ई को जोड़ा, क्या सबका ऐसा डायग्राम बन रहा है? अगर ऐसा बन रहा है तो आपने प्लॉटिंग बिल्कुल सही की है, और कुछ बना रहे हो तो इसका मतलब प्लॉटिंग आपकी क्या है, खराब है। लिख लीजिए फटाफट। देखो तो हमें पॉइंट की प्लॉटिंग करनी, तो आगे पॉइंट की प्लॉटिंग में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आगे चल सकते हैं। अब पॉइंट की प्लॉटिंग के बाद जो सेकंड चीज हमें सीखनी होती है वो होती है, लिखिए हेडिंग, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए ये कहता है, मान लीजिए ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट है आपका, मान लीजिए यहाँ कोई ए पॉइंट बना, यहाँ कोई बी पॉइंट बना। ए से बी की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो अपने को निकालना होता है। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है ए से बी की, मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट अपने थे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट थे x2 और y2। तो ए से बी के बीच की दूरी अगर निकालनी है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर लीजिए और y2 माइनस y1 करके इसका स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को जोड़ के रूट ले लीजिए, ये आपका बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। मैं कह रहा हूँ कोई ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,3 और बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है अपने 7,6। तो ए से बी के बीच की दूरी बताइए फटाफट। क्या करोगे आप, ए से बी निकालना है, देखो ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो क्या करोगे, 7 में से 3 गए स्क्वायर, प्लस 6 में से 3 गए स्क्वायर। ये पहली बार तो मैं लिख के बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट होगा ये। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो किसका स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर है, रूट है, तो कितना आंसर आ गया, 5 अपना आंसर लीजिए। चलिए इस बार क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ए की वैल्यू है 4,2, बी की वैल्यू है 7,3, बताइए ए बी कितना होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ए की वैल्यू है 4,-3, बी की वैल्यू है 3,2, फटाफट बताओ ए बी कितना आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ ए बी निकालना, देखो 4 और 7 का अंतर है 3, 3 का स्क्वायर, 3 और 2 का अंतर है 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 9 + 1, ये √10 अपना क्या हो गया। यहाँ चेक कर लेते हैं, ए बी निकालना है, 4 और 3 का अंतर हो गया 1 का स्क्वायर, ये -3, जब साइन अलग अलग होंगे ना तो -2 में से माइनस का -3 करोगे तो 2 + 3, यानी शॉर्ट ट्रिक आप ये याद रख सकते हो, सेम साइन तो क्या करना है, डिफरेंस लेना है, और अपोजिट साइन तो क्या कर लोगे, ऐड कर लो। तो मैंने देखा 4 और 3 सेम साइन के थे तो अंतर आ गया, -3 और 2 अलग अलग साइन है तो 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया, 25 + 1 √26, ये लीजिए। इजी है।
अब देखिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए अच्छा सा। डिस्टेंस फॉर्मूला में पकड़ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत गड़बड़ होती है। जल्दी से 3 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लो। जल्दी बताओ कितना आया। चलिए देखिए इधर, यहाँ मुझे ये भी निकालना है। पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। -2 -4 सेम साइन है तो अंतर आ गया 2 का स्क्वायर। 3 -3 अलग अलग साइन है तो 6 का स्क्वायर। तो 36 और 4 40, √40 बोल लो या 2√10 बोल लो, एक ही बात है। चलिए यहाँ ये भी देखते हैं। 5 और 6 का अंतर 1 का स्क्वायर, 6 और 5 का अंतर 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 1 + 1। इधर आ जाइए, ये भी क्या देखिए, -4 और 3 अलग अलग साइन है तो 7 का स्क्वायर, 3 और -4 अलग अलग है तो 7 का स्क्वायर, 2 बार 7 का स्क्वायर है तो 7 तो बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया तो नेक्स्ट अपने पास फॉर्मूला आता है, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगाइए इसके ऊपर। ये क्या कहता है समझिए पहले। ये कहता है मान लीजिए कोई ऐसे ए और बी के बीच में कोई लाइन जोड़ दी हमने, ये ए था ये बी था, इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2। ठीक है। ये क्या कहता है, मान लीजिए कोई एक ऐसा पॉइंट है P जिसने इस ए बी वाली लाइन को बीच में से तोड़ दिया। बीच में से मतलब मिड पॉइंट नहीं कह रहा हूँ, कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ रैंडम कहीं भी मान लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P। P ने क्या किया, ए बी के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े कैसे हुए, इनका कोई ना कोई तो रेशियो होगा। तो रेशियो हमने मान लिया क्या कि ये m1 है ये m2 है। रेशियो हमने क्या मान लिया, m1:m2। और इस P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x और y। हमसे P के कोऑर्डिनेट पूछता है, हमें ये देगा m1 m2 देगा, पूछेगा क्या x और y पूछेगा। तो x और y कैसे निकलते हैं देखिए। x का फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + y वाले में क्या फर्क आ जाता है, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ये 2 फॉर्मूले बन गए हमारे x के लिए और y के लिए, इनको अपने को ध्यान रखना है। एक बार लिखिए फॉर्मूला, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, देखिए यहाँ पे। मान लीजिए ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट था अपना, इसके कोऑर्डिनेट थे 3,4, इसके थे 2,3, और ये कोई P है जिसने इसको क्या कर दिया 1:2 में तोड़ दिया। P के कोऑर्डिनेट में पूछ रहा हूँ, फटाफट x और y की वैल्यू बताइए। फटाफट कीजिए इसको। जल्दी से कीजिए। चलिए 3 ऑप्शन तो अपने पास बन गए, चेक कर लेते हैं। देखिए x का फॉर्मूला क्या था, m1x2 यानी 1 × 2 + m2x1, 2 × 3 अपॉन m1 + m2। ये बन गया 6 + 2 8/, सही है। y को देखें तो m1y2 1 × 3 + 2 × 4 अपॉन 1 + 2, कितना हो गया 8 + 3 11/3। तो 8/3 और 11/3 कौन सा आंसर आया, सेकंड वाला। बाकी ये महान लोग क्या कर रहे थे, एक और क्वेश्चन हो जाए सेम टू सेम, इस बार सही कर लोगे। चलो ये A है ये B है, A के कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ 4,7, और ये P के कोऑर्डिनेट हैं x, y
और रेशियो दे दिया 2:3। फटाफट बता दो एक्स और वाई क्या आएगा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फटाफट। चलो चेक करते हैं। देखो x की वैल्यू होगी m1। देखो इस क्वेश्चन में गलती बचाने के लिए क्या किया करो, m1 m2 m1 प्लस m2 ये तो पहले लिख लिया करो। नीचे y में भी क्या हो जाएगा, ये m1 m2 m1 प्लस m2 m1 m2 m1। अब इसके साथ x2 लेना है, ये x2 है ये x1 है, एक के साथ तो -2 आएगा और एक के साथ 4 आएगा। ऐसे ही वहाँ इसके साथ -3 आएगा और इसके साथ 7 आएगा। अब चेक कर लो, 12 में से 4 गए 8 और 21 में से 6 गए, कितना बन गया, ये 3 बन गया, ये 8/5 बन गया। तो आंसर सबका ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अच्छा बना रहा हूँ। अच्छा कैसे बनता है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ये a है ये b है, इसके कोऑर्डिनेट है 4,7, इसके कोऑर्डिनेट है -2, -। अब कहेगा ए बी जो लाइन है इसको किसी p ने इस तरीके से किया कि रेशियो क्या आ गया, m1 रेशियो m2 आ गया। p के कोऑर्डिनेट अपने को दे दिए, क्या दे दिए, 8/5 और 3 दे दिए। अब कह रहा है m1 m2 की वैल्यू बता। सेम क्वेश्चन है, इस बार मैंने अलग तरीके, पहले m1 m2 दिए हुए थे ये पूछ रहा था, इस बार ये दे के ये पूछ लिया आपसे। तो क्या करोगे, आपको ये देखना, आपको चाहे तो x वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे y वाला, यहाँ लिख रहा हूँ, और इनमें से कोई भी एक लगा सकते हो। हम कौन सा लगाएंगे, x की वैल्यू 8/5 है, y की वैल्यू 3 है, इजी वैल्यू कौन सी है दोनों में से, 3 वाली है, तो अपन कौन सी लगाएंगे, y वाली लगाएंगे। सिर्फ एक से काम हो जाएगा, चाहे ये। मान लीजिए y की वैल्यू मैंने लिख दिया, y का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से, y वाला यूज कर रहा हूँ। y की वैल्यू यहाँ 3 आई है, लिख दिया 3 बराबर m1 y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 y1 की वैल्यू 7 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अपने को m1 अपॉन m2 निकालना है, ये सारा डंगा इधर चला गया तो क्या बन गया, 3m1 प्लस 3m2 बराबर -3m1, और ये 7 प्लस का है तो प्लस 7m2। तो m1 इधर ले लो, m2 सारे उधर ले लो, क्या हो जाएगा बताओ, 3 और 3 6m1 हो गया बराबर 7 और 7 में से 3 गए 4m2। तो इससे m1 अपॉन m2 क्या निकल जाएगा, 4/6 यानी कि 2/3। ये लीजिए अपना क्या आ गया आंसर। और चेक कर लीजिए पहले भी हमने क्या दिया हुआ था, 2/3 ही दिया हुआ था। तो जब m1 m2 का रेशियो पूछे तो दोनों में से कोई जो इजी लगे वो वाली इक्वेशन लगा लो, और जब m1 m2 देके xy पूछे तो फिर हमें दोनों सॉल्व करना है। तो देखिए मेरे हिसाब से सेक्शन समझ में आ गया होगा। सेक्शन फॉर्मूला में एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, स्टार लगा के लिखिए। देखिए दोनों केस को समझिए एक बार। अभी तक जो हमने सीखा था ना, ये केस ऐसे था, ये a है ये b है और ये b था, ये x1 y1 था, ये x2 y2 था, और ये xy था, और ये m1 और m2 था। इस केस को कहते हैं नॉर्मल केस। क्या कह सकते हैं इस चीज को हम, कि p जो है वो a और b को किस तरीके से काट रहा है, इंटरनली काट रहा है, यानी अंदर की तरफ से काट रहा है, आंतरिक। लेकिन यहां क्या हो जाएगा, देखिए ये a है ये b है, ऐसा सीन है, ये b हो गया ये a हो गया, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। यहाँ क्या होगा, जो p है ना वो a b के बीच में ना होके a b से बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, p आ गया अब यहाँ पे कहीं, ये लाइन अगर आगे होती तो p यहाँ आ जाता, ये x और y हो गया। आप देखिए यहाँ m1 की जो वैल्यू है ना वो pa और pb है, m1 m2 क्या है, pa और pb क्या हो रहा है, m1 m2। यहाँ क्या हो जाएगा, m1 m2 जो होगा अभी भी रहेगा तो वही pa रेशियो pb ही रहेगा। यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा ही था, ये वाली बात यहाँ थी, सेम बात यहाँ पे
इसको इंटरनली बोलते हैं। यहाँ P कहाँ चला गया, ए बी से बाहर, इधर भी जा सकता है, ए बी के इधर भी जा सकता है, इस केस को बोलते हैं एक्सटर्नली, यानी बाह्य रूप से। अगर वो कुछ भी नहीं बोले, इंटरनली या एक्सटर्नली कोई भी वर्ड यूज नहीं करे, बाय डिफॉल्ट अपना कौन सा केस है, ये वाला। लेकिन अगर वो एक्सटीरियर या एक्सटर्नली यूज करे तब अपने को फिर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। x का फॉर्मूला बन जाता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 m2 था, जो यहाँ प्लस थे वो दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाते हैं। m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ x और y क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y क्या था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो फर्क क्या है, सिर्फ ये जो प्लस थे ये प्लस यहाँ पे क्या हो गए, सारे के सारे माइनस। ये गलती से प्लस कैसे लग गया, यहाँ माइनस हो। फटाफट लिख लीजिए दोनों। जब कुछ नहीं बोले, बाय डिफॉल्ट अपना सिस्टम ये बोलेगा, वो कुछ नहीं कह रहा है तो हम इसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन अगर वो एक्सटीरियर या एक्सटर्नली वर्ड यूज करे तब फिर ये वाला फॉर्मूला चलेगा। लिखिए फटाफट। चलिए, तो ये तो बात थी हमारी सेक्शन फॉर्मूला की। क्वेश्चन इस पे भी आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही होते हैं, कभी कभार क्वेश्चन अपने को इस पे भी देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे। अब आपको अगर ये समझ में आ गया है, क्या क्या समझ में आ गया अभी तक आपको, कि ये कोई ग्राफ है, इस पे ए बी सी डी कोई पॉइंट अगर मैं बोलूँ, वो पॉइंट कैसे प्लॉट करने हैं वो आपको समझ में आ गया। ए से बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है वो आपको समझ में आ गया। और ए और बी के बीच में कोई पी चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, उसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, ये भी अपने को समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज आती है इक्वेशन ऑफ लाइन। फटाफट लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखीय समीकरण। देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे होती है, कई तरीके से लिख सकते हैं, पर जो हम जनरली यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस इक्वेशन ऑफ लाइन को दिमाग में एकदम से फिट कर लीजिए कि हम जो लाइन की इक्वेशन यूज करेंगे वो ये वाली करनी। कैसे लिखी होगी देखो, 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ऐसे भी लिखा हो सकता है, या 3x प्लस 4y बराबर 12, ऐसे भी लिखा हो सकता है, दोनों एक ही बात है ये। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। फटाफट लिखिए इसको। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन का यहाँ पे यूज क्या होने वाला अपना वो समझते हैं। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी कि 3x प्लस 4y बराबर 12 है, इस लाइन को अपने को ग्राफ में शो करना है। इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लॉटिंग। पहले हमने पॉइंट प्लॉट करना सीखा था, अब प्लॉटिंग ऑफ लाइन सीख रहे हैं। हमारी हेडिंग क्या है यहाँ पे, प्लॉटिंग ऑफ लाइन, कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को आप यहाँ लाइन बना के दिखाइए कि कैसी बनती है। तो देखिए कैसे बनेगी। इसके लिए बहुत सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं डब्बा मेथड। क्या बोलते हैं, डब्बा बनाना है आपको। डब्बा कैसे बनेगा, ऐसा डब्बा बनाना है जिसमें कितने खाने हैं, 6 खाने। यहाँ x लिखोगे, यहाँ y लिखो। एक बार मैं x को 0 कर रहा हूँ, अगर इस इक्वेशन में x 0 हो जाए तो y की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ। x 0 हो गया, y की वैल्यू क्या निकली, 3। एक बार y को 0 कर लीजिए, x की वैल्यू बताओ क्या आई, 4। तो हमें जो पॉइंट मिले ना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, 0,3 इस ग्राफ में बताओ कहाँ बना, 0,3। x 0 है, y 3 है, यहाँ मान ले ये हमारा a पॉइंट आ गया। ऐसी b पॉइंट है 4,0, तो पहले हम 4 पे जाएंगे, तो 0,3 लिख दिया, ये 4,0 हो गया b पॉइंट। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, ये हमारी क्या बन गई, लाइन की इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन की ये लाइन। फटाफट लिखिए इसको, लिख लिया होगा सबने। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए,
3x माइनस 4y बराबर 12, 3x प्लस 4y बराबर -12, माइनस 3x प्लस 4y बराबर 12। चलिए ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट एक ही ग्राफ में सारी लाइनें बना के दिखा दो कि कौन कौन सी लाइन कहाँ बन रही है। फटाफट प्रॉपर बनाना एकदम। चलिए देखिए, ये बना दी थी पांचों लाइनें आपने। देखिए डब्बा बनाते हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं कि आपने सही बनाया। पहले का डब्बा क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। ये x है, ये y है। x को 0 किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4। तो 0 -3, 0 -3 तो अपना हो गया यहाँ पे, और 4, 0 हो गया यहाँ पे। तो यही लाइन बनेगी अपनी पहली। तो चलिए दूसरे वाले को देखते हैं। 3x प्लस 4y, इसका डब्बा देखिए क्या बन रहा है फटाफट। x को अगर 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई -3, y को अगर 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4। ये लाइन कहाँ बनेगी, 0 -3 तो ये रहा, और -4 0 कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। ये लाइन इधर से बन जाएगी। इसी तरीके से तीसरे को देखते हैं। अब देखो हर बार ये डब्बा इतना प्रॉपर बनाना जरूरत नहीं है, इस बार बिना डब्बे के भी काम कर सकते हैं। सीधा एक्स वाई लिख लो। x अगर 0 है तो y की वैल्यू बताओ 3, y अगर 0 है तो x की वैल्यू बताओ -4। 0 3 -4 0, 0 3 यहाँ हो गया, -4 0 यहाँ हो गया। तो ये लाइन बन गई इस तरीके से। फिर अगली लाइन देखते हैं। इस बार एक्स वाई लिखने की भी जरूरत नहीं है, और छोटा कर देंगे हम। देखिए x को 0 किया तो y की वैल्यू 2, y को 0 किया तो x की वैल्यू 3, 0 2 और 3 0, 0 2 यहाँ हो गया, 3 0 यहाँ हो गया। ये लीजिए ये वाली लाइन बन गई। इसके बाद चलते हैं लास्ट वाला। यहाँ 0 लिया तो -2, y को 0 लिया तो x की वैल्यू 3, 0 -2 और 3 0, 0 -2 और 3 0। ये यहाँ ऐसा ही बन रहा है कुछ। चलिए तो लाइन की इक्वेशन को अपने को इस ग्राफ के अंदर प्लॉट करना अच्छे से आ गया। लिखिए इसको फटाफट, चलें आगे। चलिए ग्राफ से आपको प्लॉटिंग समझ में आ गई। अब लास्ट चीज देखिए, क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में, बात वो कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है, देखिए आपसे इक्वेशन को ग्राफ में रखवाने का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये काम जो सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं वहाँ होता है। ग्राफ पेपर आपको दिए जाते हैं। एसएससी ग्राफ पेपर देती है कि अपने को नहीं देती। तो लाइंस को ग्राफ पे बनाना ये पेपर में नहीं आएगा, पर इसका यूज़ अपने बहुत आता है। कैसे यूज़ आएगा देखिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए अब काम की चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। पहला है इंटरसेप्ट। दो तरीके के इंटरसेप्ट होते हैं। आपसे पूछेगा बताओ एक्स इंटरसेप्ट क्या है, आपसे पूछ सकता है बताओ वाई इंटरसेप्ट क्या है। इसका क्या मतलब है इंटरसेप्ट का। पुलिस वाली गाड़ी देखिएगा इंटरसेप्टर, तो पीछा करके पकड़ती है फिर चालान काटती है। वैसे इंटरसेप्ट है। मान लीजिए ये आपके सामने कोई ग्राफ है और आपको इक्वेशन दे दी 3x प्लस 4y बराबर 12। अब इस इक्वेशन का आपसे कहेगा x इंटरसेप्ट निकालो। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये इक्वेशन x एक्सिस को कहां पे काटेगी। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया कि एक्सिस को कहां पे काटेगी। ये यहां लिख देता हूं, एक्सिस को कहां काटेगी। इसका मतलब ये हो गया एक तरीके से। तो x इंटरसेप्ट का मतलब हो गया x एक्सिस को कहां पे काटेगी। तो ये वाली जो इक्वेशन है x एक्सिस को कहां पे काटेगी ये पता करना है। तो आप क्या कर लो, इसके लिए पुट कर दो आप y बराबर 0 पुट कर दीजिए आप। तो x एक्सिस पे लाइन तभी आएगी ना जब y 0 होगा।
तो y को यहाँ 0 कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यानी कि ये जो पॉइंट बन रहा है ना 4,0, ये लाइन ऐसे ही तो जा रही थी, ये 4,0 वाला जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे यहाँ काट रहा है। कहाँ काट रहा है? 4 पे काट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? इसका x इंटरसेप्ट आएगा x इक्वल टू 4। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे बोल सकते हैं या बोल सकते हैं 4,0 तरीके से भी तो बोल सकता है कोई। 4,0 भी तो इसका इंटरसेप्ट है कि भाई x 4 है, y वहां पे क्या है? 0। ऐसे ही बताइए y इंटरसेप्ट क्या हो गया इस लाइन का? तो y निकालना तो क्या करूंगा मैं? पुट x इक्वल टू 0। x को 0 पुट करो इस इक्वेशन में, कितना आ जाएगा y की वैल्यू? y की वैल्यू आ गई 3। ये अपना आंसर, या इसको बोल सकते हैं 0,3। ये अपना आंसर, दोनों एक ही बात है। तो ये 0,3 था। तो इंटरसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से। x इंटरसेप्ट बोले तो y को 0 कर दो, जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर है। y इंटरसेप्ट बोले तो x 0, x इंटरसेप्ट बोले तो y 0। क्लियर? एक क्वेश्चन और हो जाए सेम पैटर्न पे। चलिए यहां ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 12। इसका x इंटरसेप्ट बताओ, y इंटरसेप्ट बताओ। फटाफट बता दो कितना आएगा। x इंटरसेप्ट 6 आ रहा है क्या? और y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? माइनस। सबका सेम आ रहा है। इजी क्वेश्चन है एकदम, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। लिख लीजिए अब पूरा। चलिए लिख लिया सबने ये? आगे चलते हैं। देखो आज बातें बहुत कर रहे हो आप लोग, बातें मत करो। क्लास खत्म होने के बाद सारी एक साथ उगल देना। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी इंटरसेप्ट की। इसके बाद आगे चलते हैं हम। इंटरसेप्ट के बाद आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये सबसे खास है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है? हिंदी में बोलते हैं हलों की संख्या। देखिए इसको अच्छे से समझना, पहले लिखना मत कुछ भी, पहले समझो क्या कहता है। अपने पास 3 कैटेगरी होती है। मान लो अपने को 2 इक्वेशन दी, एक तो दी a1x प्लस b1y बराबर c1, एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y बराबर c2। ये 2 इक्वेशन है। ये कहेगा इन 2 इक्वेशन के अपने कितने सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्राफ से समझा। ये ग्राफ बना है, एक लाइन यहां से जा रही है, एक लाइन यहां से चल। ये दोनों लाइनें कितनी बार मिली हैं ये बता दो। ये 2 लाइनें कितनी बार मिली हैं? एक बार मिली। यानी सॉल्यूशन का मतलब है कॉमन पॉइंट। इन दोनों इक्वेशन के कितने कॉमन पॉइंट हैं? एक ही कॉमन पॉइंट है। ये लोग सिर्फ कहां पे मिले हैं? यहां मिले, एक ही कॉमन पॉइंट है। सेकंड केस बता रहा हूं, देखिए सेकंड केस में क्या हो रहा है। ये कोई ग्राफ था और लाइनें कैसे निकली? एक यहां से निकली, दूसरी यहां से निकली, दोनों पैरेलल निकल। क्या ये दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है। तो सेकंड केस आता है। इस केस को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, यानी क्या बोल सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ये है 900। क्लियर हो गया? और तीसरा केस क्या बनता है? देखिए तीसरा केस ऐसा बनता है, यहां बना दे कि एक लाइन निकली यहां से, दूसरी लाइन इसके ऊपर से ही निकल गई, दोनों लाइनें एक के ऊपर एक निकल गई, ऐसे एग्जैक्टली इसके ऊपर से निकल गई। ये जो केस होता है इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? एक हल, कोई हल नहीं, अनंत हल। क्लियर हो रहे हैं तीनों केस आपको अच्छे से? तो अब ये तो हो गया, अपने समझ लिया कि हो क्या रहा है। इक्वेशन से कैसे पता चलेगा अपने? या तो अपन दोनों इक्वेशन ग्राफ में डालें फिर देखें क्या हो रहा है, या तो उस तरीके से हम बता सकते हैं, या फिर अगर हम ग्राफ नहीं बना रहे हैं डायरेक्ट कैसे बताएंगे, तो पहले वो समझिए। देखिए अगर मैं लिख दूं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? ये पहला केस है अपना कि a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन।
अगर मैं कह दूं A1 अपॉन A2 बराबर हो जाए B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो ये होता है नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं। और अगर मैं कह दूं A1 अपॉन A2 बराबर हो जाए B1 अपॉन B2 बराबर हो जाए C1 अपॉन C2, ये होता है इनफाइनाइट एनी सॉल्यूशन। ये भेजे में जा रही है बात अच्छे से? डायरेक्ट कैसे बताएंगे अपन? इस तरीके से बताएंगे। ये बात अपने को दिमाग में फिट रखनी है, इसको अच्छे से याद करना। क्लियर हो गया? दोबारा से देखिए, दो इक्वेशन दी हुई होंगी, अपने से पूछेगा भैया ये दो इक्वेशन है, बताओ इन दोनों के कितने सॉल्यूशन होंगे। हम चेक करेंगे A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं आया तो एक सॉल्यूशन हो गया। ये दोनों तो बराबर आ गए, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हुए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और तीनों ही चीजें बराबर हो गई तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो या तो ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं, या फिर बंदे पहले कैसे बताते थे, ऐसे ग्राफ में इन दोनों लाइनों को प्लॉट करते थे, या तो ऐसा ग्राफ बनेगा, या ऐसा बनेगा, या ऐसा, ये देख के बताते थे। तो अपने पास ग्राफ पेपर तो है नहीं कि हम ऐसा बना के देख ले, हम ऐसे डायरेक्ट बताएंगे। फटाफट लिखिए इसको। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इस पे फटाफट देखिए। मैंने क्वेश्चन लिखा 2x प्लस 3y बराबर 6 है और 3x माइनस 2y बराबर 6 है। बताइए कितने हल हैं इसके, कितने सॉल्यूशन है? 0 है, 1 है, या अनंत है? फटाफट बताओ। देखिए हमें क्या चेक करना है, हमें A1 A2 लिखना है। देखो 2/3 हो गया A1 अपॉन A2, तो ये 3/-2 हो गया। क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं क्या? क्या ये चीजें बराबर है क्या? तो ये बराबर नहीं है। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन हो गया। एक हल बनेगा और बहुत ही यूनिक हल बनेगा। सही बात है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहीं पे मैंने लिखा 2x प्लस 3y बराबर 6 है, यहाँ लिखा 3x प्लस 2y बराबर 6 है। अब बताना जरा, सेम यही रहेगा। इस बार क्या बना, 2/3 इधर है, ये 3/2 है, बराबर है क्या? नहीं है। अभी भी क्या रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन ही रहेगा। ठीक है, एक साथ लिखना, अभी क्वेश्चन देखते रहो। तीसरा क्वेश्चन लिखा 2x प्लस 3y बराबर 6 है और 4x प्लस 6y बराबर 24 है। इस बार बताइए, नो सॉल्यूशन आ रहा है क्या? हमने चेक किया 2/4 यहाँ पे है, यहाँ पे 3/6, क्या ये बराबर है क्या? 2/4 का मतलब 1/2, इसका मतलब भी 1/2, ये तो बराबर हो गया। लेकिन फिर हमने C1 C2 चेक किया तो 6/24 है, क्या ये 1/2 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। ये दोनों बराबर है लेकिन वो बराबर नहीं है, तो क्या बन गया? नो सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने लिखा 4x प्लस 3y बराबर 12, यहाँ लिखा 8x प्लस 6y बराबर 24। बताइए क्या होगा? हमने चेक किया 4/8, यहाँ लिखा 3/6, यहाँ लिखा 12/24। क्या तीनों का मतलब भी 1/2 है क्या? 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल हो गए, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए या नहीं हो गए? तो क्लियर कट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखते ही बिना ये सब चलाने की, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा देखो, ये अपॉन ये बराबर, ये अपॉन ये है क्या? ये दोनों बराबर हो जाएं तो फिर इसको और चेक करो, ये भी बराबर हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और ये दोनों ही बराबर नहीं निकले तो यूनिक सॉल्यूशन। तो कौन सी चीज किसके बराबर है वो ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज को। जो पिछले ये वाली जो चीज बताई है, ये एकदम दिमाग के अंदर अच्छे से फिट हो जानी चाहिए। जो अच्छी बातें हैं वो बार बार देखनी है, यही एकमात्र चीज है जो आपको अच्छे से दिमाग में फिट करनी है यहाँ पे। क्लियर? चलिए ये लिख लीजिए क्वेश्चन फटाफट फिर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गए। अब एक चीज और आती है, उसको समझिए। ये होता है पैरेलल लाइन एंड
परपेंडिकुलर लाइन। क्या मतलब? देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर रेखाएं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? लंबवत रेखा। ठीक है, क्या मतलब हुआ समझते हैं अपन। देखिए दो ग्राफ समझा रहा हूँ। देखिए ये ग्राफ बनाया मैंने और इस पे ऐसी लाइनें बनी, क्या पैरेलल है? ठीक है, एक और ग्राफ हमने बनाया, इस बार रेखाएं कैसे निकली? क्या 90 डिग्री पे है एक दूसरे से? दिख रही है अच्छे से? तो यहाँ पैरेलल है, यहाँ परपेंडिकुलर है। ये ग्राफ, अगर मैं दो इक्वेशन देता हूँ आपको, मैंने इक्वेशन दे दी कि बताओ a1x प्लस b1y बराबर c1 है और a2x प्लस b2y बराबर c2 है। ये दो इक्वेशन है, आपको चेक करना है कि लाइनें पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है। आप क्या करोगे, इस लाइन को ग्राफ में डालोगे, इस लाइन को भी ग्राफ में डालोगे, या तो पैरेलल बनेंगी या परपेंडिकुलर बनेगी। आप बता दोगे पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल या परपेंडिकुलर की ही बात कर रहा है, और भी तो केस हो सकते हैं, ये पैरेलल भी नहीं बने परपेंडिकुलर भी नहीं बने, ऐसे कट के निकल जाए लाइनें, ऐसे भी तो निकल सकती हैं। पर हम उस केस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कौन से, इन दो केस की बात कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा लाइनें पैरेलल है या परपेंडिकुलर। या तो ग्राफ में बना लो, उससे पता चलेगा। सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या है, देखिए सेकंड ऑप्शन होता है कि हम चेक करेंगे कि इनका स्लोप क्या है। तो स्लोप क्या होता है, पहले मैं साइड में थोड़ा सा आपको सिखाता हूं। देखिए कहाँ पे लें, देखिए पहले स्लोप, हालांकि स्लोप अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मैं सिर्फ एक ही बात बताऊंगा स्लोप में, सिर्फ वही सीखनी है आपको। यहाँ पे मैंने कहा कोई लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई बराबर सी, तो इसका स्लोप होता है, क्या होता है बताओ, m से डिनोट करते हैं, वो होता है माइनस a अपॉन बी। स्लोप क्या होता है, माइनस a अपॉन a, जो भी है उसको माइनस कर लो, फिर नीचे क्या लिख दो, b लिख दो। तो ax प्लस बी वाई बराबर सी, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस a अपॉन बी। बस इसको ध्यान रखो। अब यहाँ पे आ जाओ, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है ढाल। क्या मतलब होता है, ढाल बोल लो, ढलान बोल लो, कि भाई ये जो लाइन है, ये वाली लाइन देखो, ऐसे समझिए यहाँ पे कि ये कोई अपना ग्राफ था और इस पे कोई एक लाइन ऐसे निकल रही है। इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल हमेशा ऐसे गिना जाता है, सिखाया था ये एंगल ऐसे चल के 90, 180, 270, 360। ये जो एंगल बना रहा है ना थीटा, ये थीटा जो बन रहा है, इसका टेन थीटा करोगे वो स्लोप होता है। यानी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्या ढाल बन रही है, वो स्लोप होता है। उसका टेन थीटा कर लेते हैं तो स्लोप आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए वापस इधर आते हैं पैरेलल वाले केस में, कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, क्या इस लाइन ने भी सेम एंगल नहीं बनाया क्या? पैरेलल लाइंस में ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर नहीं होते क्या? इसी तरीके से ये बाहर वाला एंगल बना रहा है, ये बाहर वाला, ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्या? तो जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, स्लोप सेम होता है। क्या होता है, स्लोप सेम होता है। यानी अगर पहली लाइन का स्लोप m1 है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। पहली इक्वेशन से m1 की वैल्यू बताओ क्या बनेगी, माइनस a1 अपॉन b1 बनेगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा, माइनस a1 अपॉन b1। यहाँ क्या बनेगा, माइनस a2 अपॉन b2। तो इससे क्या बनेगा, a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2। या तो ऐसे लिख लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इतना ही याद रख लो, इसी से आपका काम हो जाए। ये वाली चीज अपने को क्या करनी है, याद रखनी है। a1 अपॉन b1 बराबर क्या हो जाए, a2 अपॉन b2 हो जाए। इसका मतलब लाइनें क्या है, पैरेलल। या फिर इसको मैं इधर भेज दूं, उसको इधर भेज दूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a1 अपॉन a2 क्या हो जाए, b1 अपॉन b2 हो जाए। ये लीजिए, अब ये याद आ रहा है आपको किस टाइम पे यूज किया था अपन ने, ये पैरेलल नो सॉल्यूशन, याद आ रहा है, यही था। इसके आगे एक और चीज थी कि नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
तो इसको भी अपन पैरेलल बोलेंगे। ये लाइन घूमती फिरती इसके ऊपर आ जाए तो भी तो लाइन है पैरेलल ही है। सॉल्यूशन वाली बात छोड़ दो, एक बार पैरेलल की बात करूं तो ये दूरी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, एक के ऊपर एक आ जाएगी तो भी वो क्या मानी जाएगी, पैरेलल। तो ये वाली चीज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये बताता है कि लाइनें क्या है, पैरेलल है, और यही बताता है कि स्लोप क्या है, इक्वल है। परपेंडिकुलर में क्या होता है, परपेंडिकुलर वाले केस में m1 इंटू m2 हो जाता है -1। m1 की वैल्यू है -a1/b1, m2 की वैल्यू है -a2/b2, ये बराबर क्या हो गया, -1। माइनस से माइनस कट गया, ये क्या बन गया, a1 a2 बराबर क्या हो गया, माइनस में b1 b2। इसको इधर ले आए तो a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये बताएगा कि परपेंडिकुलर है और ये बताएगा कि पैरेलल है। ये दो चीजें हैं, एक तो ये वाली ध्यान रखनी है और एक ये वाली ध्यान रखनी है। दोनों को लिख लीजिए। पैरेलल के लिए तो अपने को पता ही है, नो सॉल्यूशन वाला केस। परपेंडिकुलर के लिए और पता कर लीजिए। फटाफट लिखिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलें आगे, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन कैसा आता है देखिए, समझना इस बार। क्वेश्चन आएगा 2x प्लस 3y बराबर 12 है और ax प्लस 9y बराबर 30 है। फिर ये कहेगा कि ये लाइन L1 है, ये L2 है, आपको बोल देगा L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, तो K बराबर कितना होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आया, बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन था अपना, इसका ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का। सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। हमें पता है कि लाइनें अगर पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए, हाँ या ना। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है यहाँ पे k, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है, 9। ये लीजिए इधर उधर कर लीजिए, k की वैल्यू कितनी आ गई, 18/3, मतलब ये आपका क्या हो गया, इजी था या टफ था। सेम क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर मैं कह दूं कि L1 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, तो बताओ k की वैल्यू क्या आएगी, अब बताइए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए परपेंडिकुलर के लिए क्या बताया था, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है k, तो ये तो क्या बन गया, 2k प्लस 3 इंटू 9, b1 b2 कितना हो गया, 27 बराबर क्या है, 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -27/2। ये लीजिए आपका क्या हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको क्या भरमार मिलेगी। तो अच्छा क्वेश्चन है और टाइम नहीं लगना चाहिए। ये चीजें अगर भूल गए, पैरेलल में क्या था, परपेंडिकुलर में क्या था, मामला खराब हो जाएगा। क्लियर हो गई। तो इनको तो बिल्कुल दिमाग में, जो अपनी दो टाइप की मेमोरी होती है ना, परमानेंट और टेम्परेरी, परमानेंट वाली में फिट करना है इसको। ये नहीं कि आज पढ़ा कल भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए फटाफट। इसके बाद चलते हैं अपन, अब लिखिए फटाफट हेडिंग स्लोप। स्लोप का मतलब हो गया यहाँ पे हल। स्लोप समझाया था, क्या होता है स्लोप बताइए। स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, जैसे थीटा बना रही है, तो स्लोप का सबसे पहला फॉर्मूला सीख लीजिए कि स्लोप को m से डिनोट करते हैं, पहली बात तो, और m बराबर होता है क्या, tan थीटा। ये पहला फॉर्मूला बन गया कि एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन बन रही है, एक्स एक्सिस के साथ लाइन कितना एंगल बना रही है उसका tan कर दोगे, वो अपना स्लोप हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर इक्वेशन ऐसे दे रखी है ax प्लस बी वाई बराबर सी, तो स्लोप क्या सिखाया, -a/। क्लियर है ये चीज। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक और फॉर्मूला होता है, देखिए अगर लाइन की इक्वेशन ऐसे दे दे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे जो ये m है ये क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस तरीके से अगर इक्वेशन लिखी हुई है तो x के साथ जो भी होगा वो आपका क्या होगा, स्लोप होगा। और एक बात कर लेते हैं, देखो चौथा फॉर्मूला देखिए,
चौथा फॉर्मूला क्या कहता है, अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको कि ये कोई ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है इसका स्लोप पूछ ले, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ये अपना। तो स्लोप के कुल मिला के हमने कितने फॉर्मूले देखे, 1 2 3 और एक ये 4। तो 4 तरीके से स्लोप निकाला जाता है, चारों फॉर्मूले अपने को अच्छे से आने चाहिए, देख लीजिए। चलिए, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीजें बताई थी कि लाइनें पैरेलल कब होती है, परपेंडिकुलर कब होती है, वो चीज वापस पूछ रहा हूं आपसे। ये बताइए, जब लाइनें पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होता है, ये स्लोप नहीं होता, स्लोप दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसी के साथ दोबारा लिख लो, वही लाइन याद रह जाएगी, जितनी बार लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। क्या बोल रहा हूं, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या होता है, स्लोप क्या होता है, बराबर होता है, M1 बराबर क्या हो जाता है, M2, स्लोप सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ये लिख सकते हैं, स्लोप सेम। और अगर लाइनें एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बना रही है तो क्या होता है, M1 इंटू M2 बराबर क्या हो जाता है, माइनस। ये पैरेलल का केस, ये परपेंडिकुलर का केस। ये है तो बहुत इजी, पर जब मैं क्वेश्चंस में इसका यूज करूंगा, मैं उन क्वेश्चंस में भी यूज करता हूं ये जहां पे वो इसकी बात ही नहीं करता, वहां भी हम ये यूज कर डालते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें, दोनों ध्यान होनी चाहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या समझे थे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर क्या हो जाता है, 0। तो ये चारों चीजें एक साथ याद रहनी चाहिए। चलें फिर आगे, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, पर छोटे छोटे टॉपिक करते करते हम सिर्फ काम काम की चीजें कर रहे हैं, अभी खतरनाक चीजें तो मैं बता ही नहीं रहा आपको। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी हमने कितने फॉर्मूले सीखे थे, एक तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था और एक हमने सेक्शन फॉर्मूला सीखा था। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, क्या कहता है, देखिए ये ए है, ये बी है, दोनों इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो x और y क्या हो जाएगा, देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला सबसे आसान होता है, किसी को कुछ भी याद रहे ना रहे ये पक्का याद रहता है। क्या होता है बताओ, x1 और x2 को जोड़ के आधा कर दो, y1 और y2 को जोड़ के आधा कर दो, ये अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला बना। आसान है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो यहाँ पे मैंने कहा a की वैल्यू है 4,6, मैंने कहा b की वैल्यू है 8,10, जल्दी से बताओ मिड पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा a और b का, 8 और 4 दोनों को जोड़ के आधा करो, और y क्या हो जाएगा, 6 और 10 को जोड़ के आधा कर लो, कितना हो गया, 12 का आधा, 16 का आधा, ये अपना क्या हो गया आंसर। सबसे आसान है ये। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 x2 को जोड़ के आधा कर लो, y1 y2 को जोड़ के आधा कर लो, फटाफट लिख लीजिए। चलिए अब देखो मैं आप लोगों से क्या उम्मीद करता हूं और आप लोग मेरे से क्या उम्मीद करते हो, अभी पता चल जाएगा। मैंने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला समझा दिया, अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो वास्तव में स्टूडेंट है, वो तो इसको करेगा सही, और जो महारथी है वो करेगा कबाड़ा। कैसे कबाड़ा करेगा अभी पता चल जाएगा, देखो मिड पॉइंट बताओ, बताओ कौन कौन महारथी, अभी पता चल जाएगा। 5 और 5, चलो एक आंसर आया 5,5। दूसरा बताओ कोई, 5 पक्का। चलिए देखिए मिड पॉइंट मैंने क्या बताया था, 4 + 6 का आधा कर लो, इन दोनों को जोड़ के हमने आधा कर लिया,
और इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो 6 में जब -4 जोड़ोगे तो क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा 5,1। और मेरी क्लास में तो सारे ही महारथी हैं कि नहीं है। तो क्वेश्चन हल्का सा ही चेंज किया, बस प्लस का माइनस लिया और आप खेल खराब कर देते हो पूरा। भाई मैंने कहा था जोड़ना है, x1 प्लस x2 का आधा कर रहे हैं, कोई नेगेटिव होगा तो वो घटेगा है ना, जुड़ेगा थोड़ी उसके अंदर। आगे बात समझ में, लिख लो, इसलिए क्वेश्चन दिया था, मुझे पता था पेपर में खोटा कर आओगे नहीं तो। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो मिड पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से, अब तो गलती नहीं होगी। नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड समझते हो क्या? ठीक है, सेंट्रॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं जल्दी से बताओ? केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में जो माध्यिकाएं होती है, मीडियंस होती है, वो जहां मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। ये हमारा सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान होता है। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3 और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए ये क्या है, मिलता जुलता है किससे? मिड पॉइंट वाले से। x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 जोड़ दो, x2 जोड़ दो, x3 जोड़ दो, बट्टा बताओ क्या लिखूं? y1 जोड़ दो, y2 जोड़ दो, y3 जोड़ दो। यहाँ बट्टा में क्या आता है? 3 आता है। और मिड पॉइंट में बट्टा में क्या आता था? 2 चीजें आती थी, 2 आता था। यहाँ 3 चीजें हैं तो 3 आता है। फटाफट लिख लीजिए इसको। चलें आगे। चलिए अब आज की एक लास्ट बात और कर लेते हैं। ये क्या कहता है? एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया कैसे निकलता है? देखो इसमें मैं बहुत सारे फॉर्मूले अलग अलग, मैं सिर्फ आपको एक सिखा रहा हूं। ये फॉर्मूला क्या कहता है, इसकी कुछ कंडीशन है, पहले कंडीशन समझते हैं। ये कहता है इफ x एक्सिस कॉमा y एक्सिस कॉमा dx प्लस by, ऐसी 3 चीजें अपने को दे रखी हैं। ऐसी 3 चीजें, एक तो x एक्सिस होगी ये रही, एक y एक्सिस दे दे और एक कोई लाइन की इक्वेशन दे दे। इन तीनों को मिला के जो क्लोज्ड एरिया बनेगा, क्या बनेगा? क्लोज्ड एरिया बनेगा, उसका एरिया हम निकालें। देखो x एक्सिस कौन सी है? ये रही। y एक्सिस कौन सी है? ये रही। तीसरी जो लाइन बनेगी मान लो वो ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है। मान लो मैंने ऐसे बना ली। अब x एक्सिस से y एक्सिस से और इस लाइन से जो कॉमन एरिया बन रहा है, जो क्लोज्ड कॉमन एरिया बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है बताओ? यही वाला बन रहा है। ये जो एरिया होगा ना, ये एरिया क्या होगा? हमेशा इस एरिया का फॉर्मूला सीधा लिख रहा हूं, एरिया बराबर होगा सी स्क्वायर अपॉन, अब आप बोलोगे सी कहाँ है, ए कहाँ है, बी कहाँ है? एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस वाई एक्सिस है। तीसरी जो इक्वेशन दी हुई है इसमें देखो ये पड़ा सी, ये पड़ा बी और ये पड़ा, दिख रहा है सबको? तो आंसर क्या होगा? सी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा कि जल्दी से बताइए x एक्सिस, y एक्सिस और 3x प्लस 4y बराबर 12, इन तीनों लाइनों से जो एक क्लोज्ड एरिया बन रहा है उसका एरिया बताइए। तो क्या करोगे? एरिया क्या होगा जल्दी से बताओ? सी स्क्वायर अपॉन 2ab। सी क्या चीज है? 12, 12 का स्क्वायर कर लो 2। ए क्या चीज है? x के साथ वाला। बी क्या चीज है? y के साथ वाला। कितना आ गया? 12 से 12 उड़ा दिया है, ये आंसर। क्या टाइम लगेगा इस चीज में? तो जब भी 2 एक्सिस और एक लाइन की इक्वेशन दे तब तो हम फटाक से आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर एक एक्सिस दे दे, 2 लाइनें दे दे,
फिर क्या करेंगे वो मैं कल बताऊंगा, और तीनों ही अलग अलग लाइनें दे दे तो क्या करना है वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। अभी अपने को सिर्फ 2 एक्सिस और एक लाइन की इक्वेशन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे शीट में वो आप कर लेंगे किस फॉर्मूले से, c²/2ab। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जो रिमेनिंग चीजें बची है वो मैं आपको, सिर्फ एक एरिया वाली चीजें ही बची और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, तो इससे पहले आपको क्या करना है, कल शीट कंप्लीट सॉल्व करके आना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।